साथ क्या ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? यकीन हो ना हो, पर एक और महायुद्ध का खतरा साफ नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों का गठजोड़ है, तो दूसरी ओर रूस के साथ चीन और उत्तर कोरिया का अलायंस सबको डरा रहा है। तैयारी दोनों तरफ ताबड़तोड़ चल रही है और दुनिया एक और खूनी जंग की आशंका से दहल रही है। तबाही के सबसे बड़े खतरे से सावधान। बर्बादी की सबसे बड़ी जंग से होशियार। एक तरफ है रूस, दूसरी ओर अमेरिका। तीसरे वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू। दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों में टकरार एक बार फिर चरम पर है। रूस और अमेरिका के रिश्ते तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट मोड में हैं और डर है कि कहीं ये विवाद विश्व युद्ध का रूप न ले ले। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को महाविनाश से बचाना मुश्किल हो जाएगा। सवाल है कि आज हम विश्व युद्ध की बात क्यों कर रहे हैं? दुनिया को बर्बाद करने वाली खूनी जंग की आशंका क्यों जता रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया रूस और अमेरिका ने कि विश्व शांति के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया? बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए एक नहीं, ऐसी 3 वजहें हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। इन 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि दुनिया किस तरह महायुद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। पहली तस्वीर सीरिया में चल रहे उस संकट की है जिसे सुलझाने के नाम पर दुनिया के करीब आधा दर्जन देश अपनी अपनी सेना के साथ मैदान में डटे हुए हैं। दूसरी तस्वीर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ती तनातनी की कहानी कहती है, जहां नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग का पागलपन दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ खींच रहा है। और तीसरी तस्वीर उस दक्षिण चीन सागर की है जिस पर चीन के अवैध कब्जे के बाद से समंदर में शोले भड़क रहे हैं। दुनिया की सुख शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके इन तीनों खतरों के बारे में बारी बारी से बताएंगे आपको। पर इतना तो साफ है कि इन तीनों विवादों के पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रूस और अमेरिका भी शामिल है। और यही वजह है कि रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव से दुनिया भयभीत है। ये कहने की जरूरत नहीं कि रूस और अमेरिका दोनों परमाणु ताकत से लैस हैं। दोनों के पास खतरनाक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। फाइटर जेट हो, डेंजरस वॉरशिप हो या फिर अत्याधुनिक तोप, टैंक और मल्टी लॉन्चर्स, दोनों के पास न तो हथियारों की कमी है और न ही लड़ाकू सेना की। ऐसे में किसी एक की गलती से भी पूरी दुनिया में कोहराम मच सकता है। आप हम सभी जानते हैं कि अगर ऐसी विनाशकारी जंग हुई तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का अंजाम दुनिया देख चुकी है। कोई नहीं चाहेगा कि तबाही का वो मंजर दोबारा देखना पड़े। इसलिए हर कोई यही सोच रहा है कि इस संकट का कोई न कोई समाधान जरूर निकाल लिया जाएगा। पर कैसे? हालात तो लगातार खराब ही होते जा रहे हैं। सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात कर लेते हैं, जिन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताते हुए दुनिया भर में रह रहे रूसी लोगों को स्वदेश लौटने की हिदायत जारी कर दी है। पुतिन का आदेश है, रूसी अधिकारी, प्रशासक, कानून निर्माता और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी विदेशी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों और वहां रह रहे अपने करीबी लोगों को तुरंत देश वापस ले आएं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अपने प्रमोशन से हाथ धो बैठेंगे। उसने बोल दिया कि हर एक जगह जहां हमारे रशियन इंटरेस्ट हैं
ये नहीं मान जो पता इकोनॉमिक या मिलिट्री वो वापस बुला रहे हैं। और वो इसलिए वापस बुला रहे हैं कि रशिया भी अब सोचता है कि भाई हम ऐसे जगह में पहुंच गए हैं कि हम 3-4 और बड़े मुल्कों को लेके और हम वर्ल्ड पावर बन गए। यही पुतिन की होगी। अब रूसी राष्ट्रपति के इस फरमान का मतलब समझिए। दुनिया का कोई भी शासक अपने देशवासियों को ऐसा आदेश तभी देता है जब या तो उस मुल्क में इमरजेंसी के हालात हों या फिर किसी दूसरे देश से जंग का खतरा। रूस की राजनीति में पुतिन का दबदबा जग जाहिर है। तो फिर सवाल उठता है कि पुतिन को जंग का खतरा किससे और क्यों है। दरअसल अमेरिका और उसके समर्थक पश्चिमी देशों के साथ रूस की कड़वाहट चरम पर है और इसकी मौजूदा वजह है सीरिया का संकट, जिसमें रूस का रवैया सवालों के घेरे में है। अमेरिका तो पहले से ही सीरिया में रूस की मौजूदगी का विरोध करता आ रहा है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के इस बयान ने आग में घी का काम किया है। ओलांद का बयान था, रूस सीरिया में युद्ध अपराधों में शामिल है। कुछ साल पहले पेरिस जो है फ्रांस से नेटो से अलग हो गया था, उसके बाद में फ्रांस फिर से नेटो से जुड़ गया हुआ है। तो जो फ्रांस बोल रहा है इज एन एक्सटेंशन ऑफ नेटो, वो दूसरी तरफ से जो अमेरिका दर्शा रहा है वही बोल रहे हैं। वो चिंतित हैं क्योंकि रशिया ने जो सीरिया स्ट्राइक की है अलेप्पो में, उसकी बहुत बड़े पैमाने पर कंडेमनेशन हुई है। सीरिया में रूस का दखल क्यों अखर रहा है, फ्रांस और अमेरिका को ये भी बताएंगे आपको। बहरहाल ऐसा आलोचना से बौखलाए पुतिन ने आनन फानन में अपना फ्रांस दौरा रद्द कर दिया और लगे हाथों दुनिया भर में रह रहे रूसियों को घर वापसी का फरमान भी सुना डाला। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी बात से महायुद्ध का खतरा कैसे? तो पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के इस बयान पर गौर कीजिए। गोर्बाचेव ने भी कहा है, रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए रूस ने अभी से ही बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। किसी भी परमाणु हमले से बचाव के लिए रूस ने मॉस्को में 12 लाख लोगों के लिए न्यूक्लियर बंकर बना लिए हैं। मतलब साफ है, रूस खुद को मानसिक रूप से थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार कर रहा है। और अगर दुनिया का इतना ताकतवर देश जंग की सोच रहा हो तो भला अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश चुप कैसे रह सकते हैं? लिहाजा मित्र देशों की सेनाएं भी लगातार युद्धाभ्यास में जुटी हैं। मनोहर केसरी और संजीव सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि संकेत बेहद गंभीर है। यहां समझने वाली बात यह है कि ये दुनिया दो बार विश्व युद्ध का कहर झेल चुकी है। दोनों ही लड़ाइयों में लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। हालांकि पिछले 70 सालों से ऐसा कोई महायुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस बार तबाही की तस्वीर कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकती है, क्योंकि पिछले विश्व युद्ध में अमेरिका और रूस एक तरफ थे, जबकि इस बार ये दोनों ताकतें आमने सामने हैं। बताते हैं आपको इस रंजिश की सबसे बड़ी वजह आखिरकार है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए। सीरिया में चल रहे इस महासंग्राम से पूरी दुनिया वाकिफ है। मिसाइलों और बमों के ताबड़तोड़ हमले ने पूरे सीरिया को सर्वनाश की ओर धकेल दिया है। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक सीरिया में करीब 3 लाख से भी ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और 1 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी बेघर हो चुकी है। लेकिन ये तो हुई सीरिया के अंदरूनी हालात की बात। सवाल है कि इससे दुनिया के बाकी देशों का क्या वास्ता है और इससे महायुद्ध का खतरा कैसे? तो समझिए, सीरिया में मचे इस घमासान के पीछे 2 गुट हैं। पहला वो जिसने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है और दूसरा गुट बशर के पक्ष में लड़ रहा है। चिंता की बात यह है कि इसमें एक धड़े को अमेरिका और उसके मित्र देशों का समर्थन हासिल है, जबकि दूसरे गुट को रूस और चीन जैसे देशों का सपोर्ट मिल रहा है। आज के दिन जब सोवियत यूनियन ब्रेकअप होके रशिया बन गया है, रशिया दोबारा अपनी सत्ता मजबूत कर रहा है, खासकर प्रेसिडेंट पुतिन के नीचे तनाव अभी भी है। अभी सीरिया को लेकर है। सीरिया में सोवियत यूनियन असद के रिजीम को सपोर्ट कर रहा है
अमेरिकन चाहते हैं कि वो उसको हटा के डेमोक्रेसी वहां पर लाई जाए, वो तनाव अभी भी है। अब सवाल है कि सीरिया के संग्राम में शामिल देशों में किसका क्या स्टैंड है, कौन क्यों लड़ रहा है, ये जानने के लिए इस विवाद को शुरू से समझिए। दरअसल सीरिया में साल 2011 में विद्रोहियों ने गृह युद्ध छेड़ा। अगस्त 2012 में अमेरिका ने सीरिया में दखल दिया, जिसके बाद मई 2013 में रूस भी मैदान में कूद पड़ा। अब इसकी वजह जानिए। पश्चिमी देशों का आरोप है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद विद्रोहियों पर कार्रवाई के बहाने आम जनता की आवाज को कुचलने में लगे हैं। वो सीरिया में अमेरिका विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि सीरिया एक अरसे से आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। पहले अल कायदा ने तांडव किया और अब ISIS कहर बरपा रहा है। IS के आतंकी सीरिया के रक्का और मोसुल जैसे शहरों पर कब्जा कर चुके हैं और उनका मकसद है सीरिया में इस्लामिक विचारधारा लागू करना। सीरिया में जो पश्चिमी देशों का जो इंटरवेंशन था, दखल था, वो गलत था। और अगर सीरिया आए और रूस अगर आ गया बीच में, तो सीरिया की लेजिटिमेट यानी वो कानूनी सरकार की रक्षा करने के लिए, तो इसलिए रूस का हाथ मजबूत है। हालांकि अमेरिका की तरह रूस ने भी ISIS का सफाया करने के दावे के साथ ही सीरिया में सैनिक ताकत का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन अमेरिका और उसके समर्थक देशों का कहना है कि इस हमले की आड़ में रूस सीरिया में असद के हाथ मजबूत कर रहा है। ये तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिका ने सीरिया मसले पर बातचीत से अपने हाथ खींच लिए और रूस पर हमलों को हैक करने का आरोप लगा दिया। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रूस पोलैंड से सटी सीमा पर न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी। सीमा पर न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी। साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर दिया है। सवाल नाक का है, इसलिए कोई भी देश पीछे हटने को राजी नहीं। सीरिया में इस दिलचस्पी की वजह भी साफ है, उसका विशाल तेल भंडार, जिसे न तो अमेरिका छोड़ना चाहता है और न ही रूस। विपिन परमार और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि सीरिया का मसला तो दरअसल सिर्फ एक बहाना भर है। असल में रूस और अमेरिका की कोशिश एक दूसरे को नीचा दिखाने की है। लड़ाई का मैदान सीरिया हो या फिर हो कोरिया, दोनों देश अपनी अपनी ताकत और बादशाहत साबित करना चाहते हैं। सीरिया में छिड़े संग्राम के बाद अब आपको सुनाते हैं उस कोरिया की कहानी जिसे एक पागल तानाशाह विनाश की भट्टी में झोंकने पर आमादा हो गया है। ये तस्वीरें उत्तर कोरिया के परमाणु बम परीक्षण की है, जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया को दहला दिया है। पिछले महीने उत्तर कोरिया ने गुपचुप तरीके से परमाणु बम फोड़ा, जिसके बाद पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और बढ़ गया। ये उत्तर कोरिया का 5वां और अब तक का सबसे बड़ा परमाणु बम परीक्षण है। बताया जा रहा है कि इस परीक्षण में 20 किलोटन की विस्फोटक क्षमता का इस्तेमाल किया गया। इसी साल जनवरी में उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था, जिसकी क्षमता 6 से 8 किलोटन TNT विस्फोटक के बराबर थी। आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा के खिलाफ जिस परमाणु बम का इस्तेमाल किया था, उसकी विस्फोटक क्षमता 13 से 18 टन TNT के बराबर थी। यानी नॉर्थ कोरिया का हालिया परमाणु बम परीक्षण उससे भी ताकतवर था। इससे होने वाले विनाश का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सवाल सिर्फ परमाणु बमों के परीक्षण का ही नहीं है। तानाशाह किम जोंग लगातार खतरनाक मिसाइलों की टेस्टिंग में लगा है। रविवार को उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की मिसाइल मुसुदान का परीक्षण किया था। ये परीक्षण उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक हवाई अड्डे के पास किया गया, लेकिन प्रोजेक्टाइल में विस्फोट होने के कारण ये परीक्षण असफल हो गया। उत्तर कोरिया के इस कदम पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका समेत कई देशों ने गहरी नाराजगी जताई है। पेंटागन के प्रवक्ता कमांडर गैरी रोज ने किम जोंग की आलोचना करते हुए कहा,
हम इसकी और उत्तर कोरिया के अन्य हालिया मिसाइल परीक्षणों की निंदा करते हैं जो उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रक्षेपण करने पर प्रतिबंध लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। अब सवाल है कि अमेरिका को उत्तर कोरिया के परमाणु बम और मिसाइल परीक्षण से क्या दिक्कत है और संयुक्त राष्ट्र की कड़ी चेतावनी के बावजूद किम जोंग का पागलपन क्यों नहीं रुक रहा। इसके जवाब के लिए भी कोरिया की अब तक की कहानी पर एक नजर जरूरी है। दरअसल 1948 से पहले तक उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक ही देश थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजन की लकीर खिंच गई। उसके बाद दक्षिण कोरिया ने अमेरिका का दामन थामा तो वामपंथी प्रभाव वाला उत्तर कोरिया तत्कालीन सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गया। विभाजन के बाद से ही दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं और अमेरिका और रूस जैसे देशों के दखल ने इस दुश्मनी को और हवा दी है। उत्तर कोरिया के मिसाइल हमले से बचाव के लिए अमेरिका दक्षिण कोरिया में एंटी मिसाइल सिस्टम खाट लगा रहा है। इसका उत्तर कोरिया और चीन दोनों विरोध कर रहे हैं। ईस्टर्न कंट्रीज में, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो पहले सोवियत यूनियन कैसा होता था, वहां मिसाइल डिफेंस लगाना चाहता है, जिससे रशिया साफ तौर पे कह रहा है कि अगर आपने ये मिसाइल डिफेंस में लगाया, थर्ड सिस्टम वगैरह, तो ये सीधी रशिया के ऊपर चेतावनी होगी और हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जैसे लैटविया है, एस्टोनिया वगैरह है, जो पुरानी थी, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, उनमें अमेरिका और नेटो अपने टैंक फोर्सेस को, बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात कर रहे हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि एक संप्रभु देश होने के नाते उसे अपनी रक्षा के लिए परमाणु बम और मिसाइलें रखने का हक है, जबकि अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश इसका सख्त खिलाफ हैं और संयुक्त राष्ट्र भी उत्तर कोरिया पर कई पाबंदियां लगा चुका है। मुश्किल ये है कि रूस और चीन खुलकर भले ही उत्तर कोरिया का समर्थन न करें, लेकिन किम जोंग को उनका मौन समर्थन हासिल है। इस मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ खड़े चीन की साजिशों के बारे में आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इतना तय है कि अगर कोरिया का संकट जंग में तब्दील हुआ तो दुनिया की महाशक्तियां महायुद्ध में कूद सकती हैं। सुमित चौधरी और मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे रूस और अमेरिका की तनातनी कोई नई बात नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही दोनों देश लंबे वक्त तक शीत युद्ध की वजह बने रहे और अब वही जहर पूरी दुनिया को जलाने के लिए तैयार है। लेकिन इस बढ़ते तनाव के लिए चीन भी कम जिम्मेदार नहीं है, जिससे समंदर से लेकर रेगिस्तान तक हड़प नीति चला रखी है। साउथ चाइना सी के मामले में तो अब वियतनाम जैसे देश भी खुलकर चीन भी कम जिम्मेदार नहीं है, जिससे समंदर से लेकर रेगिस्तान तक हड़प नीति चला रखी है। साउथ चाइना सी के मामले में तो अब वियतनाम जैसे देश भी खुलकर चीन से टकराने के लिए तैयार हैं। बताते हैं आपको ड्रैगन की दादागिरी की पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। आपके सामने नक्शे पर ये दक्षिणी चीन सागर है, यानी साउथ चाइना सी। पहले आप इसकी चौहद्दी समझिए। उत्तर में हांगकांग के अलावा चीन और ताइवान जैसे देश हैं। दक्षिण में मलेशिया और ब्रुनेई है। पूरब में फिलीपींस के साथ दूसरे छोटे छोटे द्वीप हैं, जबकि पश्चिम में वियतनाम और कंबोडिया जैसे मुल्क हैं। दक्षिण पश्चिम में यहाँ मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों की मौजूदगी है। साउथ चाइना सी में जिन द्वीपों पर विवाद है वो एक दो नहीं 7 है। पहला स्पार्टी, दूसरा पारसे, तीसरा प्रजात, चौथा स्केवरी, पांचवा वुडी, छठा मैक्लेसफील्ड बैंक और 7वां मिस्चीफ रीफ। लेकिन फिलहाल बड़ा बवाल 3 द्वीपों को लेकर है, स्पार्टली, पारसे और वुडी। करीब 3200 एकड़ में फैले स्पार्टली द्वीप पर चीन ने कब्जा करके अपना मिलिट्री बेस खड़ा कर लिया है। देखिए, गहरे नीले समंदर के बीचों बीच ये कल का स्पार्टली आइलैंड अब चीन का बड़ा सैन्य अड्डा बन चुका है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में जो ये बक्सानुमा चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये चीनी सेना की गाड़ियां और तोपें हैं। अमेरिकी ड्रोन कैमरे से जो तस्वीर इस आइलैंड की ली गई, उसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि चीन ने
न सिर्फ इन द्वीपों पर बल्कि पूरे इलाके में अपनी फौजी हलचल बढ़ा रखी है। अब सवाल ये है कि अमेरिका और दूसरे देशों को क्या गरज पड़ी है कि वो दक्षिण चीन सागर के मामले में अपनी टांग अड़ाएं। दरअसल समुद्री मार्ग से होने वाला दुनिया का 70% कारोबार साउथ चाइना सी के इसी रूट से होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा व्यापार करीब $7 ट्रिलियन का है। मुश्किल ये है कि अभी तक ये रूट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत फ्री वाटर जोन का हिस्सा रहा है, लेकिन अगर चीन स्पार्टी, पारसे और बूडी जैसे द्वीपों पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लेता है तो ये पूरा रूट फ्री जोन नहीं रह जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हर एक देश जिसका समुद्री तट है 12 नॉटिकल माइल होता है। 12 नॉटिकल माइल हुआ करीब 15, 16, 17 नॉर्मल मील। वो होता है उस देश का अपना पानी, वहां कोई नहीं आ सकता है बिना उनकी अनुमति के। ये इंटरनेशनल वाटर है और हेग कन्वेंशन के मुताबिक हेग के जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन है उसने साफ तौर पे कहा है कि इस एरिया का स्टेटस वही होगा जो कि दुनिया के लॉ ऑफ द सीज सारे पे अप्लाई करते हैं।